नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मैं अगर आपसे ये कहूँ कि इस पूरे वर्ल्ड में रहने वाला छठा इंसान इंडियन है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ऐसा इन सब तमाम रिपोर्ट्स और तमाम आर्टिकल्स में कहा जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी इंसान रहते हैं, उसमें से छठा इंसान इंडियन है। और दोस्तों ये सच भी है, इसमें कुछ चौंकाने वाली बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि जब लोग कहें कि इस पूरे वर्ल्ड में रहने वाले हर 5वाँ आदमी इंडियन है या फिर हर चौथा आदमी इंडियन है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों 2023 के बाद से जिस तरह इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ा है पॉपुलेशन के मामले में और नंबर 1 पर हम बने हैं दोस्तों, तो आने वाले समय में उम्मीद ऐसी ही लगती है कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं दोस्तों, राइट? यहाँ तक कि अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूँ इंडिया की दोस्तों, इंडिया की कुछ बड़े राज्यों को अगर हम आपस में मिला देते हैं, 3 से 4 राज्यों को, तो उनकी जो कुल टोटल पॉपुलेशन है, वो अमेरिका की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा हो जाती है दोस्तों, राइट? यहाँ तक कि दोस्तों आज की डेट में अमेरिका पूरे वर्ल्ड की तीसरे नंबर की कंट्री है पॉपुलेशन के मामले में। और अकेले उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है दोस्तों, वो ब्राज़ील की पॉपुलेशन के समान है, राइट? क्योंकि ब्राज़ील एक अदर कंट्री है दोस्तों, राइट? तो यहाँ तक कि उसकी कंट्री के बराबर है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी जो पॉपुलेशन की कंडीशन चल रही है इंडिया में कितनी गंभीर है दोस्तों, राइट? हम इसके बारे में आज टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इतनी ज़्यादा जो पॉपुलेशन हुई, राइट? इतनी जो पॉपुलेशन बढ़ी वो किसी रीज़न से बढ़ी और क्या इसके मेजर फैक्टर हैं, और इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे सिंस 1947 1947 से हम देखेंगे दोस्तों एक्चुअली क्या है मेजर फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ी, और जानेंगे गवर्नमेंट ने इसमें कौन-कौन सी पॉलिसी अप्लाई करी दोस्तों इस पॉपुलेशन को कम करने के लिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 1951 से 2011 तक किस तरीके से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती रही। दोस्तों देख रहे होंगे पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन उतनी ज़्यादा स्पीड से नहीं बढ़ रही है दोस्तों, इसमें कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी आए हैं, राइट? जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों 1961 के बाद से जो इस पॉपुलेशन बढ़ रही है दोस्तों 71 और 81 के बाद से, इनमें थोड़े-थोड़े चेंजेस आए हैं, थोड़ी-थोड़ी पॉपुलेशन दोस्तों अप डाउन भी चली है, राइट? इसके भी दोस्तों काफ़ी सारे रीज़न है, राइट दोस्तों? क्योंकि उस टाइम गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सख्त हो गई थी पॉपुलेशन को लेके, पॉपुलेशन पॉलिसी को लेके, और काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस लोगों पे पहुँच गई थी, राइट? एजुकेशनल लोग एजुकेटेड हो गए थे दोस्तों, लिटरेसी रेट भी हमारी बढ़ गई थी, राइट? तो ग्लोबलाइज़ेशन की तरफ हम धीरे-धीरे बढ़ रहे थे। तो दोस्तों ये काफ़ी सारे रीज़न थे जिससे हमारी पॉपुलेशन बढ़ तो रही है दोस्तों, लेकिन ग्रोथ बहुत ही कम ग्रोथ से धीमी रफ्तार से बढ़ रही है, राइट? और वैसे भी दोस्तों यूनाइटेड नेशन का कहना है 2060 तक इंडिया की आबादी धीरे-धीरे कम होने लगेगी दोस्तों। तो दोस्तों हम बात करते हैं आज़ादी के टाइम से 1947 से, राइट? ऐसी क्या रीज़न है जो पॉपुलेशन इतनी बढ़ी? सबसे पहले दोस्तों 1951 में जब सेंसस हुए पहली बार आज़ादी के बाद जनगणना हुई, तो उस टाइम जो हमारी पॉपुलेशन थी दोस्तों 360 मिलियन थी यहाँ पे, राइट? 360 मिलियन दोस्तों अपने आप में ही बहुत बड़ा नंबर है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों करंट टाइम 2026 में, तो अमेरिका की अभी पॉपुलेशन है दोस्तों 345 मिलियन। तो आप समझ सक रहे हैं दोस्तों, जो हमने 1951 में अचीव किया था वो अमेरिका ने अब अचीव किया पॉपुलेशन के मामले में। तो आप समझ सकते हैं कितना है गंभीर विषय है दोस्तों, राइट? और अगर हम इसके मेन टॉपिक पे बात करें एक्चुअली क्या रीज़न थे जिस वजह से पॉपुलेशन बढ़ी दोस्तों, सबसे पहला जो रीज़न यहाँ पे माना जा रहा है वो है मेडिकल रिवॉल्यूशन, राइट? मेडिकल रिवॉल्यूशन दोस्तों एक बहुत बड़ा एक अपने आप में ही वर्ड है, राइट? जो मेडिकल का रिवॉल्यूशन हुआ, अगर मैं आज़ादी से पहले की बात करूँ दोस्तों, इंडिया में जो मेडिकल कंडीशन थी यहाँ लोगों की, तो उस टाइम दोस्तों किसी को भी कुछ बीमारी या महामारी होती थी तो उससे काफ़ी लोग मर जाते थे, राइट? किसी को हॉस्पिटल पहुँचने में इतनी नौबत नहीं आती थी। वो इन महामारियों बीमारियों से बचने के लिए कोई हमारे पास कोई ऐसा इलाज नहीं था या ऐसी कोई एंटीबायोटिक या वैक्सीन नहीं थी, राइट? तो इस वजह से उस टाइम पॉपुलेशन थोड़ी कम थी, लेकिन दोस्तों आज़ादी के बाद से ही हमारे जो हेल्थ सेक्टर है उसमें काफ़ी बड़ा एक चेंजेस हुआ। जैसे इंडिया में ही कई प्रकार की वैक्सीन्स और यहाँ पे एंटीबायोटिक और काफ़ी बड़े मेजर ऐसे ट्रीटमेंट देखे गए जिनकी वजह से लोगों की जान बचती गई, राइट? जिससे उनका जो डेथ रेट है, जिससे मृत्यु दर है वो कम हुई और ये पॉपुलेशन इससे बढ़ती गई, राइट? और अगर मैं दूसरा रीज़न बताऊँ दोस्तों, ये ग्रीन रेवोल्यूशन था, हरित क्रांति। आपको पता है दोस्तों, खाने की कमी से कभी भी देश की कोई आबादी कम करने का एक नेचुरल तरीका होता है, राइट? अगर किसी भी कंट्री में खाने की कमी हो रही है तो वो एक अपने देश की आबादी को कम करने का नेचुरल तरीका है। लेकिन 1960 के दशक में दोस्तों इंडिया में हरित क्रांति आ गई, जिस वजह से यहाँ पे, राइट, हाई यील्डिंग सीड्स और जो मॉडर्न फार्मिंग की वजह से इंडिया अपने आप में ही दोस्तों फूड सरप्लस देश बन गया, राइट? तो यहाँ पे ऐसी कोई नौबत नहीं आनी थी दोस्तों कि कोई भूखमरी से मर रहा है या उसको ये समस्या है, राइट? तो इस वजह से भी यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ी और इसने भी काफ़ी अच्छा एक यहाँ पे, राइट, गेम प्ले किया इस तरीके से। और अगर मैं तीसरी बात करूँ दोस्तों, हाई बर्थ रेट।
यहाँ पे दोस्तों जहाँ मृत्यु दर कम हो रही थी, वहीं बर्थ रेट ज़्यादा हो रही थी, राइट? लोगों के घर में एक-एक, 5-5, 6-6 इस तरीके बर्थ रेट चल रहा था आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद, राइट? तो इसकी भी कई दोस्तों सोशल फैक्टर है, सामाजिक कारण है। अगर मैं बेसिक बात करूँ, तो बड़ा परिवार दोस्तों, राइट? उस टाइम लोग इतने एजुकेटेड नहीं थे, उतने अवेयर नहीं थे इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि उस टाइम लोग यही सोचते थे दोस्तों कि अगर परिवार जितना बड़ा हो, तो वो इतनी अच्छी संपत्ति, परिवार को एक काफ़ी बड़ी संपत्ति माना जाता था। जैसे मैं बात करूँ, अगर परिवार बड़ा होने से लोग सोचते थे कि यार हम एक-दूसरे के काम आ पाएँगे। जैसे उस टाइम सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर से जुड़े थे, तो एग्रीकल्चर के काम में एक-दूसरे का हाथ बढ़ा पाते, राइट? और अगर मैं दूसरे लेसन की बात करूँ, दूसरा इसमें रीज़न ये है दोस्तों कि पैट्रियोटिक आइडियोलॉजी, राइट? वहाँ पे पितृत्वक सोच थी दोस्तों लोगों की। जब तक कोई बच्चा अगर पुत्र ना हुआ हो, तो उनकी जो है फैमिली प्लानिंग बढ़ती जाती थी पुत्री की चाह में, राइट? सब यही चाहते थे कि अगर कोई उनका पुत्र ना हुआ, तो वो फैमिली अपनी प्लानिंग जो है करती रहें। और तीसरा इसमें दोस्तों रीज़न है अर्ली मैरिज। पहले के टाइम पे दोस्तों शादी की उम्र भी कम थी, इस वजह से शादी जल्दी होती थी और फैमिली प्लानिंग में लोगों को काफ़ी समय भी मिल जाता था। तो दोस्तों ज़ाहिर-सी बात है, जब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उसके कुछ डिसबेनिफिट भी ज़रूर होंगे। ऑब्वियसली होंगे दोस्तों, राइट? यहाँ पे तो बहुत सारे डिसबेनिफिट हैं ज़्यादा पॉपुलेशन के। अगर मैं इनको सारे टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करूँ, तो आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, राइट? बट इन शॉर्ट मैं उन्हीं टॉपिक पे डिस्कस करूँगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जो काफ़ी मेजर रोल प्ले करते हैं, राइट? इस पॉपुलेशन के लिए। तो सबसे पहला डिसबेनिफिट दोस्तों यही है कि रिसोर्सेज़ पर भारी दबाव पड़ रहा है, राइट? अगर दोस्तों मैं आपको बताऊँ, इंडिया के पास दुनिया की सिर्फ 2.4% लैंड है रहने के लिए, ज़मीन है रहने के लिए यहाँ पे, राइट? लेकिन हम दोस्तों उसमें 18% आबादी उसमें रह रही है, राइट? तो आप समझ सकते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसी ज़मीन है जिसमें 2.4% उसका मेज़रमेंट है, राइट? उसका जो एरिया है, बट उसमें 18% लोग रह रहे हैं, तो आप दोस्तों समझ सकते हैं कि उसमें कितने ज़्यादा उस रिसोर्सेज़ का यूज़ हो रहा होगा दोस्तों, राइट? क्योंकि रिसोर्सेज़ तो उसी हिसाब से है, अगर मैं नेचुरल रिसोर्सेज़ की बात करूँ, पानी की भी दोस्तों अपनी एक लिमिट है, वाटर की भी लिमिट होती है दोस्तों, ग्राउंड लेवल होता है वाटर का, राइट? बट अभी हम कुछ स्टेट में देखें तो ग्राउंड लेवल जो वाटर है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है, राइट? तो उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि रीज़न वही है दोस्तों, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और इस तरीके से। अगर मैं बात करूँ, लैंड की कमी है दोस्तों, फॉरेस्ट एरिया जो है हमारा वो कम हो रहा है, फॉरेस्ट कवर एरिया कम हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, राइट? तो कहीं न कहीं रिसोर्स कम हो रहे हैं दोस्तों। ये हमारे लिए नुकसानदायक है तो सही, राइट? बट हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी काफ़ी दोस्तों हानिकारक है, राइट? जिसके साइड इफ़ेक्ट आगे हो सकते हैं। और अगर मैं दूसरी बात करूँ दोस्तों, टफ कॉम्पिटिशन की, राइट? तो दोस्तों जिस प्रकार से हमारी आबादी बढ़ रही है, बट उस प्रकार से हमारी सोसाइटी में, हमारे कंट्री में जॉब की रेट नहीं हो पा रही है, राइट? अगर मैं बात करूँ दोस्तों, एज़ एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको यहाँ पे सेट करूँ, तो अभी हाल ही में 2026 की बात है दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी ने यहाँ पे, राइट, एएलपी के लिए यहाँ पे वैकेंसी रिलीज़ की थी, जिसमें 18,000 पोस्ट थी एएलपी की। तो दोस्तों एक असिस्टेंट लोको पायलट होता है हर रेलवे में, राइट? जो ट्रेन को गाइड करता है, उसको ड्राइव करता है। वैसे 2 पायलट होते हैं, एलपी और एएलपी। तो यहाँ पे एएलपी की 18,000 पोस्ट अभी वैकेंसी आई हुई थी दोस्तों, राइट? जिसको मैं अगर आपको बता सकता हूँ दोस्तों, जिन लोगों ने यहाँ पे फॉर्म भरा था दोस्तों, वो थे 1 करोड़ 20 लाख लोग, नंबर था वो। तो 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने 18,000 पोस्ट के लिए यहाँ पे फॉर्म भरा था, जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था। अगर मैं आपको बताऊँ दोस्तों, लगभग तो एक सीट के लिए कम से कम 6 से 700 लोगों ने यहाँ पे कॉम्पिटिशन रखा हुआ है, राइट? तो मतलब जो पर कैंडिडेट है, एक सीट के लिए दोस्तों 600 से 700 लोगों के बीच कॉम्पिटिशन होगा। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये कितनी बड़ी एक एक्सप्लोशन है, राइट, पॉपुलेशन का। तो इस रीजन की वजह से दोस्तों, राइट? तो और दोस्तों अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल बताऊं, तो उत्तर प्रदेश का है दोस्तों, जहां इसी ईयर 2026 में ही दोस्तों 60,000 वैकेंसी आई थी यूपी पुलिस की, राइट? यूपी पुलिस की वैकेंसी थी, जिसमें 60,000 वैकेंसी उन्होंने रिलीज की थी, और इस फॉर्म को दोस्तों 50 लाख लोगों ने भरा, राइट? जो अपने आप में ही बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों। बट जब इसका एग्ज़ाम डेट आई दोस्तों, जब एग्ज़ाम हुआ, तो जब जितने भी स्टूडेंट थे जो एग्ज़ाम देने गए थे दोस्तों, बाय रेलवे या फिर बस के थ्रू, राइट? तो यहाँ पे भी काफ़ी बड़ी दोस्तों भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जो अपने आप में इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था दोस्तों, राइट? तो इतनी सारी चीज़ें दोस्तों, कभी-कभार भीड़-भड़ाके में भी ऐसी सारी चीज़ें हो जाती हैं जो अंडर कंट्रोल होती हैं दोस्तों, जो कंट्रोल नहीं हो पाती हैं, राइट? तो कहीं न कहीं दोस्तों इन सब चीज़ों की वजह से हमारे यूथ में मेंटल स्ट्रेस व डिप्रेशन पैदा हो रहा है, राइट? जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो दोस्तों डिमांड अपने आप कम हो जाती है, जिससे लोगों को सैलरी भी कम मिलने लगती है। तो सैलरी कम मिलना, ये अनसैटिस्फाइड होता है लोगों के लिए, जिससे कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें पॉवर्टी की तरफ ले जाती है हमें, राइट दोस्तों?
और अगर मैं दोस्तों तीसरे टॉपिक की बात करूँ यहाँ पे, तो तीसरा टॉपिक है दोस्तों साइलेंट किलर। इसको हम बोल सकते हैं डेथ बाय पॉपुलेशन, राइट। डेथ बाय पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के कारण मौत। दोस्तों बिल्कुल सही सुना आपने। जब बड़ी पॉपुलेशन दोस्तों एक लिमिटेड जगह पर एकत्रित हो जाती है, तो वो एक साइलेंट किलर बन जाती है दोस्तों, राइट। कहीं भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे 10 लोगों की रहने खड़े होने की जगह है, किसी भी एक फुटपाथ में या फिर किसी भी ब्रिज में, अगर वहाँ पे 100 लोग खड़े हो जाए तो दोस्तों उसका तो नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा, राइट। या फिर वो इमारत कोलैप्स हो जाएगी दोस्तों, जो या फिर जो ब्रिज बना है वो गिर जाएगा, या फिर कुछ भी हो सकता है अनहोनी, राइट, जो उस भीड़ की वजह से हो रहा है, इतने लोग मर रहे हैं। ये कोई बीमारी है दोस्तों या फिर कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, अटैक नहीं हो रहा है, ये सिर्फ उस भीड़ की वजह से हो रहा है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, राइट। इंडिया व दुनिया में ऐसे कई दर्दनाक हादसे भी हुए हैं जहाँ सिर्फ भीड़ की वजह से लोगों ने अपनी जान गंवाई है। दोस्तों इंडिया व दुनिया में कई ऐसे दर्दनाक हादसे हुए हैं जहाँ सिर्फ भीड़ की वजह से लोगों ने अपनी जान गंवाई है, राइट। यहाँ ना कोई अटैक हुआ दोस्तों और ना ही कोई ऐसा कोई बीमारी फैली, राइट, ना कोई पैंडेमिक आया, जस्ट भीड़ की वजह से ही इन लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसमें कई एग्जाम्पल भी है दोस्तों इंडिया में। हाल ही में 2017 में दोस्तों एक मुंबई में एक ऐसा ही हादसा हुआ था, राइट। दोस्तों तो 2017 में मुंबई में एक ऐसा ही हादसा हुआ था, राइट, जिसमें भीड़ के कारण कम से कम 30 लोगों की जान चली गई थी दोस्तों, और 40 से या 50 से ज़्यादा लोग वहाँ पे इंजर्ड हो गए थे, राइट। तो दोस्तों ये हादसा एल्फिंस्टन रोड, वहाँ पे एक ब्रिज था दोस्तों जो पाल स्टेशन को आपस में जोड़ता था, राइट। और उस टाइम मुंबई में दोस्तों काफ़ी बारिश भी हो रही थी, उस बारिश से बचने के लिए तो लोग उस ब्रिज में खड़े हो गए ऊपर उसकी छत से बचने में, राइट, जिससे उन्हें बारिश से बचा जा रहा था। बट इतनी जो भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पे, राइट, किसी ने ऐसी अफ़वाह फैला दी या फिर कुछ वहाँ पे बात ऐसी हो गई, राइट, किसी ने ये कह दिया वहाँ पे कि पुल गिरने वाला है या फिर कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया है, राइट। इसी रीज़न की वजह से वहाँ दोस्तों भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने की वजह से दोस्तों कुछ लोग को साँस लेना मुश्किल हो गया और वहीं भीड़ में दब के मर गए। तो ऐसे कई लोग थे दोस्तों जो बिना किसी रीज़न के वहाँ पे मरे, कई लोग घायल भी हो गए, राइट। ये तो पहला एग्ज़ाम्पल है दोस्तों। अगर मैं एग्ज़ाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पे कई सैकड़ों उदाहरण है, राइट। दूसरा उदाहरण अभी मैं हाल ही का करूँगा दोस्तों, 2024 का। ये हाथरस सत्संग केस है दोस्तों। जब हाथरस में एक सत्संग हो रहा था तो वहाँ पे एक लिमिटेड लोगों की भीड़ के लिए व्यवस्था की गई थी, लेकिन जब धीरे धीरे सत्संग बढ़ता गया तो वहाँ पे इतने सारे लोग आ गए कि उस भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा, और उसी में दोस्तों भगदड़ स्टार्ट हो गई, राइट। तो कहीं न कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन थी दोस्तों, आपस में ही लोग और इधर-उधर भागे और कहीं न कहीं लोग उसमें लोगों का दम घुटा और उसमें 120 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई दोस्तों, राइट। जो अपने आप में ही बड़ा नंबर है बिना किसी रीज़न के दोस्तों, राइट। हम यहाँ पे ये भी नहीं कह सकते कि उनको कोई बीमारी थी या फिर किसी रोड एक्सीडेंट में वो मरे। तो 120 लोग से ज़्यादा मर गए। तो कहीं न कहीं डेथ बाय पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एक मौत का कारण भी बन रही है दोस्तों, राइट। दोस्तों ये मेजर फैक्टर थे, राइट। पॉपुलेशन एक डिसबेनिफिट थे पॉपुलेशन ज़्यादा होने के, राइट। वैसे लिस्ट में काफ़ी लंबे चौड़े और भी टॉपिक है दोस्तों इससे रिलेटेड, क्योंकि वीडियो और बड़ी हो जाएगी तो इसलिए मैं इसको शॉर्ट में कवर कर रहा हूँ। तो दोस्तों जहाँ दोस्तों पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कुछ डिसबेनिफिट भी है, वहाँ इसके कुछ बेनिफिट भी है दोस्तों, राइट, जिससे इंडिया को काफ़ी अच्छा एक अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है, राइट, इसको अपनी इकोनॉमी ग्रो करने के लिए और काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। तो सबसे पहला जो इसमें बेनिफिट है गाइस मैं बताऊँ तो ये है डेमोग्राफिकल डिविडेंड, राइट। तो अगर मैं ईज़ी शब्दों में आपको समझाऊँ दोस्तों डेमोग्राफिकल डिविडेंड, तो बेसिकली इंडिया में जो ऐज का क्राइटेरिया है दोस्तों उसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप है दोस्तों चिल्ड्रन ऐज, जिसमें 0 से 14 साल तक के बच्चे आते हैं, राइट। दूसरा जो ग्रुप है वो है वर्किंग एज, राइट। वर्किंग एज जो है इसमें 15 से 64 साल के लोग आते हैं, जो सबसे बड़ा है पूरे वर्ल्ड में। इसमें 68.2% लोग हमारे अभी देश में वर्किंग एज वाले हैं, राइट। और तीसरा जो ग्रुप है दोस्तों एल्डर एज का, जिसमें 65 या उससे ऊपर के वर्ष वाले इस ग्रुप में आते हैं, जिनकी संख्या 7% है इस पॉपुलेशन की, राइट। तो इसी को दोस्तों डेमोग्राफिकल डिविडेंड कहा जाता है, जो इंडिया के हाथ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों इतनी बड़ी वर्किंग एज की जो पॉपुलेशन है इंडिया में वो किसी भी अदर कंट्री में नहीं है। किसी अगर मैं डेवलप कंट्री की बात करूँ वहाँ भी नहीं है। यहाँ तक कि चाइना जैसे देश में लोग दोस्तों बूढ़े हो रहे हैं, वहाँ बूढ़ों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। और मैं रसिया की बात करूँ वहाँ तो स्थिति और ख़राब है दोस्तों, राइट। तो इस तरीके से इंडिया के हाथ में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर अपने रिसोर्सेज़ का काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया जाएगा तो दोस्तों, तो इंडिया आने वाले टाइम पे काफ़ी अपनी इकोनॉमी में ग्रो करेगा और काफ़ी अच्छा बेनिफिट भी मिलेगा इसमें, राइट। तो पहला इसमें बेनिफिट है दोस्तों डेमोग्राफिकल डिविडेंड। दूसरा जो बेनिफिट है दोस्तों लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट।
तो दोस्तों इंडिया अपने आप में एप्पल, टेस्ला और सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियों के लिए एक कंज्यूमर मार्केट बना है दोस्तों। ये कंपनी अपने आप पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, राइट? क्योंकि उन्हें पता है इंडिया में जल्द से जल्द कंज़्यूम होने वाली चीज़ें हैं दोस्तों, राइट? इंडिया का मार्केट बड़ा है। दोस्तों इससे इंडिया में बहुत बड़ा एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आता है, जिससे देश की इकोनॉमी भी ग्रो होती है, राइट? अगर मैं इसमें दूसरे टॉपिक की बात करूँ दोस्तों, स्किल्ड पॉपुलेशन, राइट? मैं अगर बात करूँ दोस्तों, इंडिया में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो स्किल्ड हैं और एजुकेटेड हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी एजुकेशन ली है और इसका और यूज़ वो बाहर कंट्री में जाते हैं। जैसे मैं अमेरिका में बात करूँ, सिलिकॉन वैली में, वहाँ पे काफ़ी इंडियंस हैं जो, राइट, वहाँ की इकोनॉमी में भी अच्छी हेल्प कर रहे हैं और वहाँ पे वर्क कर रहे हैं अच्छी पोस्ट में, और वो इंडिया में भी उतना ही कंट्रीब्यूशन करते हैं, राइट दोस्तों? तो इंडिया से कई लोग, कई संख्या में लोग दूसरे देश में वर्क करते हैं, जैसे अमेरिका, यूएई में, राइट? और वो लोग इंडिया के मुकाबले वहाँ काफ़ी अच्छी अर्निंग करते हैं रोज़, राइट? तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है उनको, और जब वो अपनी अर्निंग जो है अपनी फैमिलीज़ और इंडिया में ट्रांसफ़र करते हैं दोस्तों, तो उसे रेमिटेंस कहते हैं। और आपको पता होगा दोस्तों, इंडिया रेमिटेंस रिसीव करने के मामले में पूरी दुनिया में पहले नंबर पे है, वर्ल्ड नंबर 1 पे है, राइट? रेमिटेंस रिसीव करने के लिए, जो हमारी जीडीपी में भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन देता है, राइट? अगर मैं दोस्तों इसको आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाऊँ, राइट? जैसे दोस्तों, जब भी कोई पर्सन यूएसए से पैसा भेजता है डॉलर में, राइट? तो वह डॉलर इंडिया में ऑयल, वेपन्स और इलेक्ट्रिकल्स आइटम खरीदने के लिए काम आता है उसे, राइट दोस्तों? दोस्तों जितना ज़्यादा एनआरआई डॉलर भेजेंगे, राइट? यहाँ पे जितने ज़्यादा कोई भी एनआरआई अगर डॉलर भेजेगा दोस्तों, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व मजबूत होगा हमारा। तो दोस्तों अगर यहाँ पे कोई पर्सन अमेरिका में वर्क करता है, राइट? अमेरिका में अर्निंग करता है, वो अपनी अर्निंग अमेरिका में डॉलर से इंडिया भेजता है, राइट सर? तो जैसे ही वो डॉलर इंडिया आएगा दोस्तों, वो इंडिया की जो गवर्नमेंट है, तो उस डॉलर को वेपन्स और क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रिकल सामान खरीदने के लिए यूज़ होता है दोस्तों, राइट? और दोस्तों जितना ज़्यादा एनआरआई डॉलर भेजेंगे, उतना ही ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व मजबूत होगा हमारे इंडिया का, और उतना ही ज़्यादा हमारी जो इंडिया की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, वो इकोनॉमिक स्टेबल रहेगी दोस्तों इससे, राइट? और कई और भी इससे बेनिफिट है दोस्तों, जब भी कोई एनआरआई डॉलर इंडिया भेजता है, अपनी अर्निंग इंडिया शिफ्ट करता है, इससे हमारे देश का रुपया भी मजबूत होता है दोस्तों। चलो दोस्तों, मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि बाहर के जो एनआरआई जब डॉलर भेजते हैं, उससे हमारा रुपए कैसे स्टेबल और मजबूत होता है, राइट? जब बाहर से दोस्तों डॉलर इंडिया आता है, तो रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाता है सबसे पहले उसको, और इसी से मार्केट में रुपीज़ की डिमांड बढ़ती है दोस्तों। और जब डिमांड बढ़ती हो, तो डॉलर के मुकाबले रुपीज़ गिरने से बचेगा, राइट? और इससे महंगाई भी कंट्रोल में रहेगी दोस्तों। तो इससे कहीं न कहीं हमारी इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहेगी दोस्तों। तो कई लोग कहते हैं दोस्तों कि इंडिया में ब्रेन ड्रेन हो रहा है। मतलब जो इंडिया का ब्रेन है, मतलब अच्छे दिमाग वाले लोग हैं, वो लोग बाहर अर्निंग कर रहे हैं, इससे इंडिया को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल दोस्तों गलत है, क्योंकि जो बाहर वाले लोग हैं, वो भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं दोस्तों। अगर मैं आपको बताऊँ, इंडिया में दोस्तों हर साल 100 से 150 बिलियन डॉलर रेमिटेंस आता है दोस्तों, राइट? रेमिटेंस आता है इंडिया में, जो इंडिया की जीडीपी में 3 से 4% कंट्रीब्यूशन देता है, राइट? तो दोस्तों इसमें कोई बात में ज़ोर नहीं है कि जो इंडिया से एनआरआई बाहर जा रहे हैं, राइट? एनआरआई जो बाहर वर्क कर रहे हैं, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है दोस्तों। क्या पता जो अमेरिका में इंजीनियर है दोस्तों, वो वहाँ काम छोड़ के इंडिया आता है और अपनी स्किल्ड का यूज़ करके कोई बिज़नेस यहाँ स्टार्ट करता है, राइट? कोई स्टार्टअप स्टार्ट करता है, तो उसका बेनिफिट तो दोस्तों इंडिया को ही मिलेगा, राइट? तो इसका भी एक बेनिफिट है दोस्तों कि ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो यहाँ के लोग बाहर वर्क कर रहे हैं और वो अपना कंट्रीब्यूशन इंडिया की इकोनॉमी में दे रहे हैं, राइट? और अगर मैं दोस्तों इसके अगले बेनिफिट की बात करूँ, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है दोस्तों, राइट, डिफेंस सिस्टम हमारा, राइट सर? क्योंकि इतनी बड़ी आबादी होने का मतलब है कि दोस्तों हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की कोई भी कमी नहीं है, राइट? कभी भी इंडिया में ऐसी सिचुएशन आती है अगर वॉर की, तो हमारे पास ऐसा नहीं होगा, बट हमारे पास मिसाइल्स या गन्स तो है, लेकिन उनको चलाने के लिए ह्यूमन्स नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सबसे बड़ा बेनिफिट यही होगा दोस्तों कि हमारे पास ह्यूमन्स भी हैं, और सबसे बड़ी हमारे पास दुनिया की वॉलंटरी आर्मी है दोस्तों। यहाँ पे कोई ऐसी आर्मी नहीं है जो अदर कंट्री की तरह हमने ज़बरदस्ती लोगों को फ़ौज या आर्मी में भर्ती किया हो। यहाँ पे लोग अपनी स्वेच्छा से आए हैं दोस्तों फ़ौज में, राइट? काम करने के, अपने देश की सेवा करने के लिए दोस्तों। तो इतनी बड़ी मैन पावर दोस्तों हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है, राइट? अब आप समझेंगे दोस्तों कि डिफेंस सिस्टम का हमारी पॉपुलेशन से क्या मतलब है दोस्तों, दोनों का एक-दूसरे से कनेक्शन है। अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल देके समझाऊँ, राइट? अभी तो दोस्तों इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल रूस यूक्रेन वॉर का है, राइट? आप बोलेंगे, आप ये एग्जाम्पल क्यों दिया जा रहा है? ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ दोस्तों, जो रूस है अपने आप में ये पूरे वर्ल्ड में सुपर पावर की तरह वर्क करती है, राइट? और उसका जो क्षेत्रफल है सबसे बड़ा है दोस्तों, वहाँ रहने के लिए बहुत जगह है, इतना बड़ा क्षेत्रफल है उसका। लेकिन उसकी वहाँ रहने की आबादी बहुत कम है, बहुत सी जगह ऐसी खाली पड़ी हुई है, घोस्ट सिटी बोलते हैं उनको, बट रहने के लिए वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा कम है दोस्तों, राइट? अगर मैं रसिया की पॉपुलेशन की बात करूँ दोस्तों, राइट, तो हमारे इंडिया में एक स्टेट है महाराष्ट्र।
तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है दोस्तों, वहाँ महाराष्ट्र से भी कम पॉपुलेशन है। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है किस तरीके से उसका लॉस हो रहा है, और वहाँ की गवर्नमेंट किस तरीके से वहाँ पे राइट जितनी भी ये कमी हो रही है लोगों की उसको कैसे भरपाई कर रही है, और इस वॉर में उन्होंने क्या-क्या किया है। तो मैं यही बताने वाला हूँ एक्चुअली, इस वॉर में उनको उसका सामना कैसे करना पड़ा, इतनी कम पॉपुलेशन में कैसे चीज़ें करनी पड़ी मैंने। तो दोस्तों, जैसे ही रूस और यूक्रेन में वॉर स्टार्ट हुई, तो रूस को अपनी रियलिटी पता चल गई दोस्तों। वहाँ पे मशीन्स और सारे इक्विपमेंट दोस्तों, मिसाइल और सारे इक्विपमेंट तो नंबर 1 है दोस्तों, बट उनको चलाने के लिए वहाँ पे हाथ नहीं है दोस्तों, राइट? वहाँ ह्यूमन्स नहीं उनके यूज़ करने के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने अपने वहाँ जो कैदी थे दोस्तों, क्रिमिनल, उनको उन्होंने युद्ध पे भेजना स्टार्ट कर दिया, राइट? और जो उनके फैक्ट्री में वर्कर थे दोस्तों, प्राइमरी वर्कर्स, जो फैक्ट्री में वर्क करते थे, उनको उन्होंने अपने वहाँ युद्ध में भेजना स्टार्ट कर दिया। जिस वजह से इनका प्रोडक्शन रुक गया दोस्तों, इन्हें काफ़ी लॉस भी हुआ, राइट? तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, सिर्फ़ मिसाइल्स, गन्स और ये सारी चीज़ें होना ही बड़ी बात नहीं है किसी सुपर पावर के लिए, राइट? छोटी बात नहीं है किसी सुपर पावर के लिए, क्योंकि उनको चलाने के लिए हाथ भी चाहिए दोस्तों, राइट? तो युद्ध सिर्फ़ गन और इनसे नहीं लड़ा जाता दोस्तों, तो इसमें मैन पावर का होना भी काफ़ी दोस्तों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैन पावर विन्स वॉर, राइट? तो यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा देख सकते हैं, इंडिया को इतना बेनिफिट है दोस्तों इस चीज़ को लेके। तो दोस्तों, हर चीज़ के कुछ बेनिफिट भी होते हैं, कुछ डिसबेनिफिट भी होते हैं। आइए दोस्तों, तो अब देखते हैं इंडिया को हम जो पॉपुलेशन है उससे दोस्तों कंपेयर करेंगे चाइना की पॉपुलेशन से। एक्चुअली चाइना ने कौन-सी पॉलिसी अपनाई, राइट? जिसकी वजह से वो हमसे एक स्टेप पीछे आ गई, राइट? और हम नंबर 1 पे आ गए। एक्चुअली कौन-सी पॉलिसी थी चाइना की? ये पॉलिसी कहेंगे या दोस्तों कोई एक्सपेरिमेंट कहेंगे, कि या डंडे के ज़ोर पे अपनाई गई पॉलिसी थी, या कोई तानाशाह था, राइट? इस पॉलिसी को हम जानेंगे डिटेल्स में जानेंगे, राइट? कि चाइना ने आखिर ऐसा क्या किया, ऐसे क्या स्टेप उठाए जिस वजह से उनकी पॉपुलेशन इतनी कम रही। तो दोस्तों, इसके हम स्टार्ट करेंगे चाइनीज़ सिविल वॉर से, राइट? दोस्तों, 1927 में चाइना में सिविल वॉर थी दोस्तों। अगर आप इसको सिविल वॉर कहेंगे या 2 पार्टियों के बीच आइडियोलॉजिकल वॉर कहेंगे दोस्तों, राइट? इसको हम आइडियोलॉजिकल वॉर भी कह सकते हैं, क्योंकि जो वॉर थी दोस्तों, किसी अदर कंट्री से नहीं थी। कंट्री के अंदर ही दोस्तों 2 अलग-अलग विचारधारा वाले लोग थे दोस्तों। पहली विचारधारा थी कम्युनिस्ट नेशनल पार्टी की, राइट? जिसको यहाँ पे लीड कर रहे थे चिंग काई शेक द्वारा। तो जो सीएनपी थी दोस्तों, उनकी एक आइडियोलॉजी थी कि हम चाइना को एक रिपब्लिकन कंट्री बनाएँगे, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ होती हैं जैसे अमेरिका, यूरोपियन, उनको रिप्रेज़ेंट करे, राइट? उस तरीके से। और यहाँ पे जो दूसरी आइडियोलॉजी थी दोस्तों, दूसरी विचारधारा थी कम्युनिस्ट पार्टी। तो दोस्तों, माओ ज़ेडुंग की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उनकी विचारधारा यही थी कि दोस्तों चाइना एक कम्युनिस्ट देश बने, एक किसान व मज़दूर देश बने दोस्तों, राइट? जैसे सोवियत संघ के स्टाइल में, राइट? बट दोस्तों, अनफॉर्च्यूनेटली 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई दोस्तों, व सीएनपी के लोग भाग के एक आइलैंड में चले गए। उस आइलैंड को आज हम ताइवान कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ताइवान में जो लोग हैं वो कहीं न कहीं चाइना के ही लोग हैं दोस्तों, जो वहाँ की पार्टी थी चाइनीज़ नेशनल पार्टी। उन्हीं के लोग जब वो लोग युद्ध हार गए, तो उसको वहाँ पे हारने के बाद वो ताइवान चले गए थे, राइट? अब आप लोग सोचोगे दोस्तों, इस सिविल वॉर का पॉपुलेशन से क्या लेना-देना? लेना-देना है दोस्तों, राइट? अगर मैं बात करूँ दोस्तों वॉर की स्टार्टिंग में 1927 में, तो जैसे ही दोस्तों वॉर स्टार्ट हुई, तो उस टाइम माओ ज़ेडुंग ने बोल दिया था दोस्तों कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा पावर होगी, राइट? तो उस टाइम चाइना के लोगों ने माओ ज़ेडुंग की बातों को ज़्यादा सीरियस ले लिया था, और कुछ उन्होंने ऐसी पॉलिसी भी यहाँ पे दोस्तों लाया है, जिससे उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना स्टार्ट करा, और उसपे धीरे-धीरे लोग बढ़ते ही गए आगे। तो दोस्तों, उन्होंने लोगों से कहा कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा चाइना स्ट्रॉन्ग बनेगा, और लोगों से उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करने की अपील की, राइट? उन्होंने लोगों को प्रेरित किया दोस्तों बच्चा करने के लिए। इसी कारण से दोस्तों वहाँ की आबादी तेज़ी से बढ़ने लगी, और वहाँ भुखमरी आ गई दोस्तों, लाइक लोग ज़्यादा हो गए, बट रिसोर्सेज़ कम होने लगे दोस्तों इंडिया की तरह, और वहाँ भुखमरी आना स्टार्ट हो गई, जिससे करोड़ों लोग खाने की कमी से मरने लगे वहाँ पे, राइट? करोड़ों लोगों को भोजन नहीं मिला था पर्याप्त मात्रा में, और उनकी मौत होने लगी थी दोस्तों। इसी गलती को सुधारने के लिए दोस्तों 1980 में चाइना ने दुनिया की सबसे खतरनाक पॉलिसी वन चाइल्ड पॉलिसी लॉन्च की, राइट? दोस्तों, मेरे हिसाब से कोई पॉलिसी नहीं थी, एक बेसिकली एक्सपेरिमेंट था दोस्तों, राइट? वो भी ऐसा एक्सपेरिमेंट जो ह्यूमन के ऊपर ज़बरदस्ती थोपा गया था, राइट? अगर मैं इस पॉलिसी की दोस्तों डिटेल में बात करूँ, राइट? तो दोस्तों, अगर देखें तो इस पॉलिसी को ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कहना ज़्यादा सटीक होगा, क्योंकि ये पॉलिसी चाइना के लोगों पर दोस्तों ज़बरन थोपी गई थी, जिसकी कीमत चाइना को बाद में चुकानी पड़ी। समझ रहे हैं दोस्तों आप लोग? 1980 में माओ ज़ेडुंग की सरकार ने एक परिवार एक बच्चे का कानून बनाया दोस्तों।
तो दोस्तों ये एक कानून ऐसा था जैसे इंडिया में इमरजेंसी लाई गई थी 1975 में और नसबंदी के दौरान लोगों पे राइट ज़बरदस्ती नसबंदी कराने की योजना बनाए गए थे। तो उसी तरह दोस्तों अगर किसी फैमिली में चाइना की बात कर रहा हूँ दोस्तों अभी, अगर किसी फैमिली में दूसरा बच्चा होता था दोस्तों तो उस परिवार पर काफ़ी बड़ा फाइन लगा दिया जाता था और उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी से भी निकाल दिया जाता था दोस्तों राइट और ज़बरदस्ती अबॉर्शन व नसबंदी करा दी जाती थी राइट। तो ये कुछ इस तरह का कानून था। और दोस्तों इस पॉलिसी के अंदर बेसिकली हर मोहल्ले में फैमिली प्लानिंग ऑफिसर होते थे जो हर समय महिलाओं की प्रेगनेंसी पर दोस्तों नज़र रखते थे राइट। तो कुछ इस तरह की पॉलिसी थी दोस्तों राइट। और मैं यहाँ पे बात करूँ पॉवर्टी रिडक्शन, अगर कुछ बेनिफिट बात करूँ दोस्तों इस पॉलिसी की किससे क्या बेनिफिट हुई तो इससे पॉवर्टी दोस्तों गरीबी कम हुई राइट। लगभग 240 करोड़ बच्चे पैदा होने से रुक गए। तो इस पॉलिसी की वजह से कम 40 करोड़ बच्चों ने जन्म लेने से पहले ही उनको या तो मार दिया गया या फिर जिस भी तरीके से वो नहीं पैदा हो पाए राइट। दोस्तों जब घर में कम बच्चे होने लगे तो इस वजह से गवर्नमेंट को रिसोर्स मैनेज करने में काफ़ी आसानी हुई राइट, जिससे इकोनॉमी तेज़ी से आगे बढ़ी दोस्तों चाइना की। और दूसरा बेनिफिट ये मिला दोस्तों पर कैपिटा इनकम, जब घर में खाने वाले कम हुए तो दोस्तों लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बेहतर हो गया राइट। ये तो दोस्तों बेनिफिट थे। अगर मैं कुछ डिसबेनिफिट की बात करूँ इस पॉलिसी की, वन चाइल्ड पॉलिसी की दोस्तों, तो बेसिकली इसमें प्रॉब्लम थी दोस्तों 4-2-1 की राइट। 4-2-1 का फॉर्मूला था दोस्तों। अगर मैं इसमें बात करूँ तो बेसिकली एक बच्चा था, 2 माता-पिता और 4 दादा-दादी। तो बेसिकली इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बच्चे को करनी थी दोस्तों, जो बहुत ही अपने उस बच्चे के लिए प्रेशर वाला अपने आप पे काम हो गया। पहले तो उसको अपना फ्यूचर के रिगार्डिंग राइट डिसीज़न लेना है, दूसरा इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे लेनी थी दोस्तों राइट। तो अकेला रह गया, इससे सोशल सिक्योरिटी सिस्टम पर दोस्तों बोझ बन गया इस तरीके से राइट। अगर मैं दूसरे डिसबेनिफिट की बात करूँ तो ऐज प्रॉब्लम दोस्तों, चीन की आबादी दोस्तों तेज़ी से बूढ़ी हो रही है राइट, तेज़ी से ओल्ड हो रही है। उनके पास वर्किंग जो एज वाले पीपल होते हैं, जैसे इंडिया में 68% वर्किंग एज वाले पीपल हैं दोस्तों, 15 से लेके 65 साल तक राइट। जिसको हम वो जो मैंने वर्ड यूज़ करा था जियोग्राफिकल डिविडेंड, वो चीज़ चाइना में नहीं है, जिस वजह से चाइना बाहर से हायर कर रहा है, परचेज कर रहा है मैन पावर, जो एक बहुत ही बड़ी दिक्कत है दोस्तों चाइना के लिए। और दोस्तों तीसरा डिसबेनिफिट ये है इस पॉलिसी का कि जब काम करने वाले लोग कम होंगे तो उनको सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी, जिससे चाइना में दोस्तों सामान महंगा हो जाएगा राइट। तो ये बेसिकली डिसबेनिफिट ही थे दोस्तों राइट इस पॉलिसी के। वैसे दोस्तों मुझे कुछ भी सही नहीं लगा इस पॉलिसी में, क्योंकि ये ज़बरदस्ती एक तानाशाही रूप से पॉलिसी लोगों पे थोप दी गई राइट। इंडिया में इस तरह की पॉलिसी नहीं है दोस्तों राइट, क्योंकि इंडिया में कुछ किसी भी पॉलिसी को किसी पे भी थोपा नहीं जाता राइट। वो एक स्वैच्छिक रूप से होता है कि आप इसको फॉलो कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं राइट। अगर मैं बात करूँ दोस्तों इस पॉलिसी के एंड की राइट, कि इस पॉलिसी का अंत कैसे हुआ, चाइना ने इस पॉलिसी को बंद क्यों किया बाद में। दोस्तों वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से राइट वर्किंग एज पॉपुलेशन इतना कम हो गया कि राइट चाइना ने इसको 2016 में ही ख़त्म कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों जियोग्राफिकल डिविडेंड जो 15 से 65 साल की आबादी होती है किसी भी देश की राइट, एक तरीके से अपॉर्चुनिटी वो चाइना में बहुत कम हो गई। तो दोस्तों इतनी सारी परेशानियों के बाद चाइना ने 2016 में फाइनली वन चाइल्ड पॉलिसी को ख़त्म कर दिया और 2016 में ही टू चाइल्ड पॉलिसी उन्होंने अप्लाई कर दी राइट। जब उनको लगा कि पॉपुलेशन वर्क नहीं कर रही है, नहीं बढ़ रही है, तो इसके बाद उन्होंने 2021 में दोस्तों थ्री चाइल्ड पॉलिसी यहाँ पे लॉन्च कर दी है राइट। तो दोस्तों अब जनता वहाँ की एक बार जब दोस्तों चाइना में ऐसा समय था कि दूसरा बच्चा होने पर वहाँ लोगों को जेल में डाला जा रहा था, उन पर फाइन लगाया जा रहा था। बट अब चाइना में दोस्तों ऐसा समय आ गया है 2021 में, जब से उन्होंने थर्ड चाइल्ड पॉलिसी वहाँ पे लॉन्च करी है, तो अगर किसी भी घर में दोस्तों तीसरा बच्चा होता है तो वहाँ पे उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा दोस्तों राइट। रिवॉर्ड में लाखों रुपए दिए जाएँगे दोस्तों और उनके घर में किसी न किसी मेंबर को जॉब दी जाएगी, फर्स्ट क्लास जॉब दी जाएगी और वहाँ पे उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा दोस्तों और इनकम टैक्स में भी छूट दी जाएगी राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों, जो इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बात है राइट, क्योंकि इंडिया में उस तरह की सिचुएशन नहीं है। बट चाइना वो सिचुएशन देख रहा है तो उसको कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है दोस्तों। दोस्तों इतनी सारी चीज़ें होने के बाद चाइना में प्रेज़ेंट में दोस्तों कोई भी अपना दूसरा बच्चा पैदा करना नहीं चाह रहा, क्योंकि ये वहाँ महँगाई इतनी बढ़ गई है कि एक बच्चे से ही लोग खुश हैं, राइट? और चाइना के कई स्कूल बस है लगभग खाली हो गए दोस्तों, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये एक तरीके से बिल्कुल घोस्ट सिटी हो गई है दोस्तों, जहाँ चाइना ने पहले डंडे के ज़ोर पे अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी लॉन्च करी। अब वो तीसरी पॉलिसी के लिए दोस्तों इतना रिवॉर्ड और इतनी छूट और काफ़ी चीज़ें फैसिलिटीज़ दे रही है तीसरा बच्चा होने के लिए। तो आप समझ सकते हैं किसी कंट्री के लिए पॉपुलेशन तो अभिशाप है, लेकिन किसी दूसरी कंट्री के लिए वरदान साबित हो रही है, राइट दोस्तों? तो कहीं न कहीं सारी चीज़ें दोस्तों यही है कि आप पॉपुलेशन के रिसोर्सेज़ को किस तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं और किस तरीके से वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है, राइट? उनको आप वर्क करने के लिए आगे प्रोसीड कर रहे हैं।
दोस्तों अभी तो हमने अपने इंडिया की चाइना के संग कंपैरिज़न किया, अब हम रशिया और जापान के संग करेंगे क्योंकि ये भी एक एशियन कंट्री है, राइट? हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या स्थिति है और किस तरह की सिचुएशन है पॉपुलेशन को लेके दोस्तों। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, रशिया की दोस्तों ज्योग्राफी जो वहाँ का क्षेत्रफल है रहने का वो तो सबसे बड़ा है दोस्तों, लेकिन वहाँ पॉपुलेशन आधी से भी कम है क्योंकि अगर मैं बात करूँ इंडिया का स्टेट है दोस्तों एक महाराष्ट्र, वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसकी जो पॉपुलेशन की बात करूँ महाराष्ट्र की दोस्तों, वहाँ की पॉपुलेशन रसिया से भी ज़्यादा है दोस्तों, राइट? तो रूस की पॉपुलेशन बहुत कम है दोस्तों, इसी के लिए दोस्तों वहाँ मदर हीरोइन अवार्ड इन्होंने एक दिया है क्योंकि वहाँ हर महिलाओं को जो वहाँ उसमें से दोस्तों 10 बच्चे पैदा करेगी, 10 या उससे ज़्यादा बच्चे तो उसको साथ ही दोस्त 13 से 14 लाख का दोस्तों वहाँ पे कैश प्राइज़ दिया जाएगा उनको, राइट? तो वहाँ पे समझ रहे हैं दोस्तों 10 बच्चे, अगर किसी फीमेल ने वहाँ पे 10 बच्चे पैदा किए तो उसको लगभग 13 से 14 लाख का दोस्तों कैश प्राइज़ दिया जाएगा। ये रसिया की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, जहाँ पे युद्ध के टाइम सैनिकों की कमी पड़ गई थी और उन्होंने अपने क्रिमिनल व कैदियों को युद्ध पे भेज दिया था, राइट? अगर मैं दूसरी बात दोस्तों अपने नेबर कंट्री जापान की करूँ तो, राइट, यहाँ पे हर बच्चे के जन्म पर सरकार लगभग 3 लाख रुपए देती है दोस्तों, हर महीने चाइल्ड अलाउंस भी दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, राइट, इतना सारा बेनिफिट दे रहा है जस्ट पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। अगर मैं अभी ऐसी काफ़ी और कंट्री है दोस्तों, राइट, यूरोपियन कंट्री भी है, राइट, मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में ही बहुत बड़ा है। कभी अगर नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा कि इसमें कोई सेपरेट अलग से ही टॉपिक बनाऊँ जिसमें मैं हर कंट्री की एक पॉपुलेशन पॉलिसी और वहाँ पे, राइट, अभी क्या स्थिति है सारी चीज़ें देखें, राइट। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से ये चीज़ें तो समझ में आ रहा है कि इंडिया काफ़ी अच्छी कंडीशन में है पॉपुलेशन को लेके। बस यही है दोस्तों, अगर उसका अच्छे से रिसोर्सेज़ का यूज़ किया जाए, राइट, और उसको एक अच्छा डायरेक्शन दिया जाए यूथ को, तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा दोस्तों आने वाले टाइम पे इंडिया को। तो दोस्तों हम थोड़ा-सा टाइम और लेंगे यहाँ पे, बेसिकली हम ये देखेंगे कि अभी अभी तक का 1947 से 2026, राइट, इसके बीच गवर्नमेंट ने क्या वर्क किया पॉपुलेशन को कम करने के लिए, राइट, और किस तरीके से पॉलिसी अपनाई। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बिल्कुल भी प्रयास ना किया होगा दोस्तों। इवन यहाँ पे 1947 में जब से देश आज़ाद हुआ दोस्तों, उस टाइम किसी भी कंट्री ने पॉपुलेशन को लेके ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई थी। तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया ही दोस्तों ऐसी कंट्री थी जिसने सबसे पहले नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बनाया दोस्तों। हाँ, ये फैमिली प्रोग्राम था दोस्तों, इसमें डिसाइड किया गया था कि 2 ही बच्चे होंगे दोस्तों, राइट, छोटा परिवार सुखी का आधार, इस तरह की सारी प्लानिंग की गई और यहाँ तक कि 5 ईयर प्लानिंग, पंचवर्षीय योजना में भी दोस्तों परिवार से संबंधित बातें रखी गई थी, राइट। और इसमें भी दोस्तों गवर्नमेंट की पूरी अपनी तरफ से कोशिश है, राइट, क्योंकि दोस्तों डेमोक्रेटिक कंट्री है, चाइना की तरह नहीं है कि यहाँ पे किसी भी पॉलिसी को ज़बरदस्ती थोप दिया जाए। गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लाती है वो ज़बरदस्ती थोप नहीं सकती दोस्तों, लोगों पे एक तरीके से अपने स्वेच्छा होती है, राइट, कि इस तरीके से हाँ, आप कर सकें तो उस चीज़ को ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी काफ़ी अच्छी अपनी प्लानिंग की थी, स्टार्टिंग जो उन्होंने की थी दोस्तों, राइट, पहला जो उनका एक सबसे मेजर स्टेप था वो था दोस्तों क्लीनिंग रिसोर्स का, राइट। तो उन्होंने दोस्तों गवर्नमेंट ने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा क्लीनिंग स्टार्ट की, राइट, क्लीनिंग खोलने शुरू की, वहाँ डॉक्टरों को बैठाना स्टार्ट किया कि अगर कोई भी पर्सन आता है, राइट, उनको डॉक्टर से मिलने के लिए तो उनको बताएँ फैमिली प्लानिंग के बारे में और किस तरीके से प्लानिंग करनी है, सारी चीज़ें, राइट। बट दोस्तों उस टाइम लोगों में इतनी एजुकेशन नहीं थी, लोग इतने उनके अंदर शर्म भी थी कि वो अपनी पर्सनल चीज़ें किसी से बोल पाते हैं, राइट। तो इसका काफ़ी एडवांटेज मिला इस पॉलिसी को, राइट। तो ये जो क्लिनिक पॉलिसी थी, जो पूरी तरीके से सक्षम नहीं हो पाई दोस्तों, राइट। तो दोस्तों अगर मैं दूसरे स्टेप की बात करूँ दोस्तों, ये इमरजेंसी का टाइम है, राइट, बट मैं इसको एज़ ए गवर्नमेंट की कोई स्टेप नहीं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने प्रयास किया, लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें थी दोस्तों, राइट। नसबंदी जो इमरजेंसी के टाइम संजय गांधी जी द्वारा ये प्रोग्राम कैंपेन चलाया गया था इमरजेंसी ये नसबंदी का। वैसे दोस्तों इसको चलाने का तरीका गलत था, राइट, ये ज़बरदस्ती ऐसा लग रहा था कि लोगों पे थोपा जा रहा है दोस्तों, राइट, क्योंकि लोगों से कहा गया था कि आप नसबंदी ज़बरदस्ती कराइए। पहले तो लोगों से रिक्वेस्ट की कि जो नहीं मान रहे थे, कितने लोगों को पकड़ के दोस्तों ज़बरदस्ती उनकी नसबंदी करा गई बिना उनके परमिशन के, जिससे कई लोगों की दोस्तों ऑपरेशन के दौरान ही मौत हो गई और कुछ लोग काफ़ी इंजर्ड हो गए, राइट। तो इन सब चीज़ों से भी दोस्तों लोगों का भय बना रहा, राइट। डॉक्टर के प्रति लोगों को एक तरीके से डर का माहौल बना रहा, हॉस्पिटल जाने से लोग डरते रहे। तो इसका रीज़न यही था दोस्तों कि इससे भी पॉपुलेशन बढ़ी, बट ये नसबंदी वाला प्रोग्राम दोस्तों पहले से ही फेल था क्योंकि ये कुछ अनप्लैन्ड था दोस्तों, राइट, इसकी कोई प्लानिंग नहीं की गई थी और ज़बरदस्ती इसमें लोगों को एक तरीके से तानाशाही के ज़ोर पे इसमें नसबंदी की जा रही थी। और अगर मैं तीसरी बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट ने मीडिया एंड अपनी जो फैसिलिटीज़ होती है टीवी एडवर्टाइज़मेंट का भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट लिया, राइट। टीवी और रेडियो के थ्रू दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्रचार किया कि हम तो हमारे दो, और
छोटा परिवार होने के क्या-क्या बेनिफिट हैं, ये सारी चीज़ें दिखाई जाने लगी दोस्तों टीवी और रेडियो के माध्यम से लोगों को सुनाई जाने लगी, राइट? ये भी काफ़ी अच्छा दोस्तों प्रयास था गवर्नमेंट द्वारा बट ये भी काफ़ी हद तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया, राइट? और सबसे एंड में दोस्तों सन 2000 में जो यहाँ पे पॉलिसी लॉन्च की गई थी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी सन 2000 में आई थी दोस्तों, जिसमें 2 बच्चा सबसे अच्छा और इस तरह की पॉलिसी थी और इसमें भी पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में काफ़ी चीज़ें पॉलिसी बनाई गई थी। इसमें कुछ टारगेट भी फिक्स किए गए थे दोस्तों कि फर्टिलिटी रेट जन्म दर 2.1 टारगेट दिया गया था, जो अपने आप में ही दोस्तों आज की डेट में हमने अचीव कर लिया और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी है। तो इस तरीके से दोस्तों गवर्नमेंट ने पॉलिसी जो बनाई बट हमारी पॉलिसी हमने किसी पे थोपी नहीं दोस्तों, अपनी तरफ से सरकार ने पूरा प्रयास किया बट हमने किसी को भी क्योंकि दोस्तों किसी पर्सन का अपना फंडामेंटल राइट्स भी है, हम उसको रोक भी नहीं सकते राइट इस तरीके से। और दोस्तों अगर मैं कुछ यहाँ स्टेट की बात करूँ तो स्टेट ने भी अपने बेसिकली ग्राउंड लेवल पे काफ़ी अच्छा वर्क करना स्टार्ट किया था, राइट? यहाँ पे दोस्तों स्टेट ने भी काफ़ी अच्छी पॉलिसी लॉन्च की थी इस पॉपुलेशन को रोकने के लिए उन्होंने भी पूरा प्रयास किया था। जैसे राजस्थान ने अपने खुद एक पॉलिसी बनाई थी कि अगर किसी सदस्य के 2 से ज़्यादा बच्चे होते तो वह गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, राइट दोस्तों? तो इसमें काफ़ी विवाद भी हुआ और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। बट सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टेट को सही कहा कि ये पॉलिसी सही है, राइट? क्योंकि कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है दोस्तों पॉपुलेशन को लेके, राइट? बट इसमें हम किसी को दोस्तों ज़बरदस्ती थोप नहीं रहे हैं, राइट? अगर गवर्नमेंट यही नहीं कह रही कि आप 2 बच्चे ना करें करके, आप कर सकते हैं बट आप कर लेते तो आप उस चीज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे दोस्तों क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का भी क्राइटेरिया होता है। हमको क्राइटेरिया के हिसाब से ही हम उसके लिए एलिजिबल हो पाते हैं। वैसे ही दोस्तों हरियाणा गवर्नमेंट की भी अपनी पॉलिसी है पॉपुलेशन के लिए। यूपी गवर्नमेंट की भी दोस्तों पॉलिसी थी, असम की पॉलिसी थी दोस्तों, राइट? इसमें सभी स्टेट अपनी कोशिश कर रहे हैं दोस्तों लेकिन हम जबरन किसी पे नहीं थोप रहे हैं, राइट? दोस्तों एक तरफ हमारे पास वो यूथ पावर है जो पूरी दुनिया पर राज कर सकती है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट चला सकती है दोस्तों और हर साल अरबों डॉलर इंडिया भेज सकती है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ वही भीड़ जो कभी मुंबई स्टेशन पर तो कभी नौकरी की लंबी लाइन्स में दम तोड़ देती है। तो दोस्तों आप लोग को क्या लगता है? क्या इंडिया को अब तक पॉपुलेशन कंट्रोल की जहाँ पे ज़रूरत है या फिर सिर्फ़ एजुकेशन का हिसाब से ही हम चल सकते हैं दोस्तों? अपनी राय नीचे दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखें क्योंकि आप अगर दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। रहूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।